नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में आज एक नया चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्य होता क्या है। कार्य के मात्रक विमा यहां पर देखेंगे। उसके पश्चात कार्य की प्रकृति को समझेंगे। परिवर्ती बल के अधीन किए गए कार्य का फॉर्मूला आपको बताएंगे और इस वीडियो के अंत में बल विस्थापन वक्र आपको अच्छे से विभिन्न स्थितियों में आपको समझाने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का जो हमारा वीडियो है वो कार्य पर आधारित है, वर्क पर आधारित है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक के सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। हमने एक एक टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिससे आप प्रत्येक टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्य, वर्क होता क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं और यदि उस धक्के के पश्चात वस्तु में कुछ विस्थापन क्रिएट हो जाए तो उसी को हम कार्य कहेंगे। धक्का लगाने का मतलब है बल। तो इसका मतलब यह हो गया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु में विस्थापन क्रिएट हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ये तो एक सिंपल सी छोटी क्लास के अकॉर्डिंग है हमारे पास में कार्य की परिभाषा। यदि मैं कक्षा 11 फिजिक्स के अकॉर्डिंग कार्य को परिभाषित करूं तो क्या परिभाषा होगी। यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं, क्या आरोपित कर दें, बल आरोपित कर दें और बल के अधीन वस्तु बल की दिशा में थोड़ी सी विस्थापित हो जाए तो बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को हम कार्य कहते हैं। चलिए दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा समझे क्या है डेफिनेशन। कार्य की परिभाषा देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न हो, तो उसे कार्य कहा जाता है। कार्य कहा जाता है। ओके, हम कक्षा 11 के अकॉर्डिंग है इसको देखिए किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन विस्थापन का अदिश गुणनफल, वस्तु में उत्पन्न विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझा देते हैं। अगले पेज पर लिए चलता हूं। ये जैसे हमारे पास में कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर
इस पृष्ठ के ऊपर, एक मिनट, इस पृष्ठ के ऊपर हम एक इस तरीके से पिंड को रख रहे हैं। ओके, इस पिंड के ऊपर हम बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में ऑफ। इस क्षैतिज जो डायरेक्शन है, ये वाली जो क्षैतिज जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये थीटा कोण पर लगा हुआ है। कितने कोण पर लगा हुआ है? ये हमारे पास में है वस्तु, या इसको हम कह दें पिंड, जिसको हम विस्थापित करने जा रहे हैं। ओके, और यहां से ये थीटा कोण के ऊपर काम कर रहा है। कितने कोण पर काम कर रहा है? थीटा कोण पर काम कर रहा है। एक बार इस डायग्राम को आप पुनः समझ लीजिए। ये हमारे पास में वस्तु है, ये हमारे पास में क्या है? वस्तु। ओके, ये हमारे पास में वस्तु है। इस वस्तु के ऊपर हम बल लगा रहे हैं कैपिटल एफ। कितना बल लगा रहे हैं? कैपिटल एफ, जो कि क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लग रहा है। कितने कोण पर लग रहा है? थीटा कोण के ऊपर काम कर रहा है। अब यदि इधर बल लगाने से वस्तु है उसमें विस्थापन क्रिएट हो जाता है अक्स। कितना विस्थापन उत्पन्न हो जाता है? अक्स विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु हमारे पास में यहां पर, और वस्तु यहां से यहां पर आ जाती है, यहां से यहां पहुंच जाती है, तो इसमें अक्स विस्थापन क्रिएट हो जाता है। कितना विस्थापन उत्पन्न हो जाता है? अक्स विस्थापन क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ऐसी स्थिति के अंदर कार्य कितना होगा, चलिए समझ लेते हैं। मैं इसको आपके सामने एक बार पुट कर देता हूं। माना वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, कैपिटल एफ बल कार्य कर रहा है। कैपिटल एफ बल कार्य कर रहा है। अब ये जो कैपिटल एफ बल है, बल के घटक देखें आप, बल के दो घटक हैं। पहला जो घटक है क्षैतिज घटक, जो कि क्षैतिज घटक इधर होगा। इसको यदि हम घटकों में वियोजित करें तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा एफ कोस थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कोस लग जाता है, तो इधर का घटक हो गया एफ कोस थीटा, इसका घटक हो गया एफ साइन थीटा। इस डायरेक्शन में घटक क्या हो गया? एफ साइन थीटा। क्षैतिज घटक हो गया एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। और ये जो घटक है एफ कोस थीटा, ये बल की दिशा में है। कौन सी डायरेक्शन में है? सॉरी, विस्थापन की दिशा में है। ये है विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में किधर काम कर रहा है? विस्थापन की डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर दूसरा जो घटक है वो है ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो ये है एप साइन थीटा। ये है विस्थापन के लंबवत। ये किधर काम कर रहा है? विस्थापन के लंबवत। अब देखो मैं यहां पर बात करता हूं कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य एफ कोस थीटा दिशा में विस्थापन अक्स हो तो कार्य
कार्य क्या होगा? कार्य को हम W से पुट करेंगे। बल कितना लग रहा है? F cos थीटा। और विस्थापन कितना? x। इसको मैं क्या लिख दूं? F x cos थीटा हम पुट कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट x वेक्टर। F वेक्टर डॉट x वेक्टर, इसको हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान दें, W बराबर F वेक्टर डॉट x वेक्टर आ गया, या एफ एक्स कोस थीटा आ गया, जहां F तो है वस्तु या पिंड पर लगने वाला बल, थीटा कोण पर लग रहा है, और उस वस्तु में अक्स विस्थापन क्रिएट हो जाता है। कितना विस्थापन क्रिएट हो जाता है? अक्स विस्थापन क्रिएट हो जाता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। देखिए हमारे पास में क्या आ चुका है? हमारे पास में आ चुका है W बराबर F वेक्टर डॉट x वेक्टर बराबर, ये हमारे पास में आ गया है एफ एक्स कोस थीटा। एफ एक्स कोस थीटा ये हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं? ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। ये दो सदिशों का क्या है? अदिश गुणनफल। और दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल होता है तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। तो कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि होती। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक विमा की यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक हम दो पद्धतियों में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं MKS में। तो देखिए W का मात्रक वही होगा जो F इंटू x का मात्रक होगा। F इंटू x का मात्रक। F यहां पर बल है जिसका मात्रक न्यूटन, और x यहां पर विस्थापन है जिसका मात्रक हो जाएगा अपने पास में मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कहेंगे। क्या कहेंगे? जूल। क्या कहा जाएगा? जूल। अब देखिए, यदि एक जूल किसे कहेंगे? एक न्यूटन इंटू एक मीटर बराबर एक जूल। यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाकर उसे एक मीटर विस्थापित कर दे तो उस वस्तु पर किया गया कार्य एक जूल होगा। कितना होगा? एक जूल। तो देखिए यहां से एक जूल की जो डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। परिभाषा आप देख लेवें। यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाकर, कितना बल? एक न्यूटन बल लगाकर, एक न्यूटन बल लगाकर एक मीटर विस्थापित कर दें, एक मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य एक जूल होगा। कितना होगा? एक जूल होगा। एकदम सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन हमारे पास में आ चुकी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये जो डेफिनेशन है इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि बल को मैंने ले लिया एक न्यूटन, विस्थापन को ले लिया एक मीटर, तब किया गया कार्य एक जूल। तो किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाकर यदि हम एक मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य एक जूल होगा।
अब मैं यहां पर कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में आपको बताने वाला हूं। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सीजीएस में आप देखें, देखिए क्या होगा, W का मात्रक, W का मात्रक क्या होगा? देखिए F इंटू अक्स का मात्रक, बल का जो मात्रक होता है वो होता डाइन, क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। और अक्स का मात्रक होता सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग, डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे? अर्ग कहेंगे। अब देखिए एक जो अर्ग होता है, एक अर्ग, इसका मतलब हो गया है एक डाइन इंटू एक सेंटीमीटर, एक डाइन इंटू एक सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहां से आप ध्यान दें, एक अर्ग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि किसी वस्तु पर एक डाइन का बल लगाकर एक सेंटीमीटर विस्थापित कर दे तो वस्तु पर किया गया कार्य एक अर्ग होगा। कितना होगा? एक अर्ग। चलिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। यदि किसी वस्तु पर एक डाइन बल लगाकर, एक डाइन बल लगाकर, एक डाइन बल लगाकर एक सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, एक सेंटीमीटर विस्थापित कर दें तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य, किया गया कार्य एक अर्ग होगा, एक अर्ग होगा। ओके, तो अर्ग की डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल, जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। चलिए देखिए, मैं बात करता हूं एक जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता? देखिए एक न्यूटन इंटू एक मीटर। इसको मैं क्या लिख दूं? न्यूटन को मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान देना, न्यूटन को हम लिख सकते हैं एक, न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर पड़ा ही है। ओके, अब इसमें किलोग्राम के स्थान पर मैं इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किलोग्राम के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम, 10 की घात 3 ग्राम। मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया, और एक मीटर की जगह हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर, बट्टे में सेकंड का स्क्वायर, बट्टे में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अपने पास में क्या आ गया? 10 की घात 3 और ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की घात 4 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे में सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास में? 10 की घात 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। ये ग्राम है इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको तो हम कहते हैं डाइन, इसको तो हम क्या कहते हैं? डाइन। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम कह देंगे अर्ग। तो ये 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हो जाएगा, तो 1 जूल बराबर आ जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल किसके तुल्य आ जाएगा? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे दोनों के बीच में 1 जूल है, वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर W की विमा, W की विमा। तो देखिए W की जो विमा है वो क्या होगी? W की विमा वही होगी जो F इंटू अक्स की विमा होगी, F इंटू अक्स की विमा। F यहां पर बल है और बल की विमा होती है M1 L1 T-2,
और अक्स यहां पर विस्थापन है जिसकी विमा होती है L1। तो W की जो विमा है, W की विमा वो हमें देखिए क्या प्राप्त हो रही है, M1 L2 T-2। ये हमें कार्य की विमा प्राप्त हो रही है, ये हमें कार्य की विमा प्राप्त हो रही है। ओके, तो देखिए हमने अब तक क्या देख लिया है, कार्य की डेफिनेशन, कार्य का सूत्र, कार्य मात्रक, विमा, इतनी चीजें हमने देख ली है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर कार्य की प्रकृति कि भाई कार्य कौन कौन से प्रकृति का, तो कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। चलिए कौन कौन सी स्थिति में धनात्मक होगा, कौन सी स्थिति में ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो कार्य है वो है धनात्मक कार्य। कैसा कार्य है, धनात्मक कार्य। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, धनात्मक कार्य कब कब होगा, चलिए देखिए। देखिए विद्यार्थियों, W बराबर हमारे पास में है F वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, जिसको हम F अक्स कोस थीटा पुट कर सकते हैं। अब यहां पर हम इस थीटा की जो वैल्यू है वो हम लेकर चलेंगे 0 से 90 तक, 90 से कम ही रखेंगे, तब जो कोस थीटा का मान है वो सदैव धनात्मक होगा। कोस थीटा का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक। आप यहां पर ध्यान दें कि जब ये जो थीटा है ये 0 से लेकर 90 से कम होना चाहिए, तो कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोस थीटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो W हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब धनात्मक रहेगा। कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आप ध्यान दें, धनात्मक कार्य का मतलब है बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 से कम होना चाहिए, 0 से स्टार्ट हो जाना चाहिए और 90 से कम रखिए, तब जो कार्य होगा वो धनात्मक कार्य होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ओके, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कब कार्य धनात्मक होगा, ये मैंने वस्तु है, इसको मैं यदि छोड़ दूं तो इसका विस्थापन होगा नीचे की ओर, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, दोनों के बीच का कोण 0। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु कैसे गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु द्वारा, वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब मैं अगली स्थिति आपके सामने पुट कर रहा हूं, ऋणात्मक कार्य। सेकंड कौन सा है, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, कैसे होगा। ऋणात्मक कार्य, अब की बार देखिए ये जो अपने पास में W का फॉर्मूला है F अक्स कोस थीटा, इसमें जो थीटा है वो 90 से ज्यादा और 180 तक होना चाहिए। देखिए यदि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 180 डिग्री तक होनी चाहिए, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो जो W है वो नेगेटिव में होगा। W कैसा होगा, नेगेटिव में। इसको हम कहते हैं ऋणात्मक। इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, उस स्थिति में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा।
अब मैं यहां पर बात करूं कि यदि कोई जैसे किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका विस्थापन तो ऊपर, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल उसको मैं एफ जी से लिख दूं, ये नीचे। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 180 डिग्री। ये हमारे पास में कोई वस्तु है, ये हमारे पास में क्या है, वस्तु। क्लियर? तो दोनों के बीच का कोण हो गया, मतलब यदि कोई वस्तु नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान वस्तु पर ऊपर की ओर गति करी वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। ओके, तो वो जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। देखो और एग्जांपल आप देखें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक वस्तु है, इसको हम किसी बाह्य बल द्वारा इधर खींच रहे हैं, इसको विस्थापन इधर मिल रहा है, घर्षण बल इसके ऊपर इधर लग रहा है। देखो मैं यहां पर बाह्य बल तो ऐप लगा रहा हूं, उधर ही इसमें विस्थापन अक्ष क्रिएट हो रहा है, घर्षण बल इधर लग रहा है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। यह आपको समझ लेना है, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि cos थीटा का मान इस स्थिति के अंदर नेगेटिव होगा। जब थीटा का मान 90 से अधिक और 180 डिग्री तक लेंगे तो cos थीटा नेगेटिव, कार्य भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं कार्य की अंतिम स्थिति, शून्य कार्य। कौन सा कार्य आ गया अपने पास में, शून्य कार्य, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, शून्य कार्य। देखिए शून्य कार्य क्या होगा, कितना होगा, कब होगा। पहले हमारे पास में सबसे पहली स्थिति है जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो W बराबर एफ एक्स कॉस 90, W का मान हो जाएगा 0, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, बी जब एफ बराबर 0, तो W का मान कितना, 0। जब बल ही 0 है, बल ही नहीं लगाया जा रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। और तीसरी वाली स्थिति है जब विस्थापन नहीं हो, आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु में जब विस्थापन क्रिएट नहीं होता तो कार्य कितना होगा, 0। ये वाली जो स्थिति है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है और वो इस तरीके से जा रहा है, जैसे अपने सिर के ऊपर कोई टोकरी लेकर जा रहा है, इधर की इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इस टोकरी का जो विस्थापन है वो इस डायरेक्शन में, तो इस स्थिति में किया गया कार्य होगा शून्य। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0, क्योंकि एफ और एक्स के बीच का जो कोण है वो 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, फिर देखें, आगे बढ़ते हैं। परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, हमारे पास में ये एक स्थिति है, यहां से मैंने वस्तु को ए से बी तक ले जा रहे हैं और अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग
बल कार्य कर रहे हैं। वस्तु को कहां से कहां तक विस्थापित करना है? ए से बी तक, और अलग अलग स्थितियों के ऊपर अलग अलग बल काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर इसके किसी बिंदु की बात करूं तो ये हमारे पास में यहां पर एक बल लग रहा है F, और इस स्थिति में यहां पर जो विस्थापन है वो है dr। विस्थापन कितना है? dr। विस्थापन और विस्थापन है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं थीटा। एफ और dr के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। वस्तु को हम ए से बी तक लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वस्तु को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। अभी देखिए कैसे, एक एक करके बिंदु पॉइंट वार में आपको समझाता हूं। किसी वस्तु को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। किया गया कार्य ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। वस्तु को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं। यहां ए से बी तक ले जाने में हमें टोटल जो वाकड़न है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पथ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। भाई यहां से यहां तक इस तरीके से हम छोटे छोटे पथों में इसको डिवाइड कर लेंगे। हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इसको छोटा सा विस्थापन dr देने में किया गया कार्य, dr देने में किया गया कार्य। फिर टोटल वर्क डन ज्ञात कर लेंगे। तो सभी ए से बी तक विस्थापन देने में टोटल वर्क डन कितना होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वस्तु को कितना विस्थापन दे रहे हैं। वस्तु को dr विस्थापन देने में, dr विस्थापन देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए देखिए, छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य भी क्या होगा? छोटा सा कार्य बराबर होता बल गुणा विस्थापन, एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ dr कोस थीटा, क्योंकि dr की डायरेक्शन में इसका जो घटक लेंगे तो एफ कोस थीटा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। ये तो छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कुल कार्य। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वस्तु को ए से बी तक ले जाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ए से बी तक। कहां से कहां तक? ए से बी तक। तो वस्तु को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? वस्तु को ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ले जाने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ए से बी तक कर देंगे। कहां से कहां तक कर देंगे? ए से बी तक, एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो इसको मैं लिख देता हूं W बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमें प्राप्त हो गया है, ये हमें प्राप्त हो गया। ये वर्क डन का फॉर्मूला, जब बल है वो परिवर्ती हो तो ए से बी तक किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है।
और जब बल कांस्टेंट हो, जब बल नियमित हो, तब एफ सीधा आएगा, सीधा विस्थापन आएगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर आपको लिए चलता हूं, बल और विस्थापन के मध्य वक्र ग्राफ। तो इसमें हम ग्राफ दो स्थितियों में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले, जब बल नियत हो, कांस्टेंट फोर्स यदि काम कर रहा हो, तो उस स्थिति के अंदर बल और विस्थापन वक्र क्या होगा। पहली स्थिति में क्या लेकर चल रहा हूं, यहां पर हम ए पार्ट में लेकर चल रहे हैं नियत बल, नियत बल के अधीन कार्य, नियत बल के अधीन कार्य, नियत बल के अधीन कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए, माना वस्तु पर नियत बल एफ, कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, नियत बल एफ लगाकर R1 स्थिति से R2 स्थिति तक ले जाया जाता है। R1 से कहां तक ले जाया जाता है, R2 स्थिति तक ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। ले जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। तो विस्थापन आप देखें कितना होगा। विस्थापन को मैं यहां पर डेल्टा आर वेक्टर से पुट कर दूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से इसको हम पुट कर सकते हैं। ग्राफ देखें, अपने पास में इस टाइप का एक तरफ हम ले लेते हैं विस्थापन, एक तरफ हमने क्या ले लिया है, विस्थापन ले लिया है, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं एक नियत बल एफ। ओके, और यहां से हम इस स्थिति तक लेकर जा रहे हैं। आप ध्यान दें, वो समझ ले में, ये वाली जो स्थिति है वो R1, ये वाली जो स्थिति है वो है R2, और यहां से यहां तक यह है विस्थापन डेल्टा R, यह है विस्थापन डेल्टा R, और इस स्थिति के अंदर जो बल काम कर रहा है वो बल लग रहा है F। वो कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो भी F ही है। कितनी है, F। तो इस स्थिति में देखें आप कि जो कार्य होता है W, कार्य क्या होता है, W से लिखते हैं, कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और ये होता बल गुणा विस्थापन। बल F है, विस्थापन डेल्टा R है, जो कि ये जो ग्राफ है F विस्थापन तथा बल के बीच में खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बल विस्थापन वक्र के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, कार्य किसके बराबर होगा, जो कार्य है वो बराबर होगा बल एवं विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल। विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल और विस्थापन के बीच में यदि आप कोई ग्राफ खींच रहे हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कार्य को बताएगा, W को रिप्रेजेंट करेगा। नियत बल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब परिवर्ती बल काम करता है, परिवर्ती बल के, परिवर्ती बल के लिए एफ अक्स ग्राफ, एफ और अक्स के बीच में ग्राफ है, वो देखिए क्या आ जाएगा, क्या ग्राफ प्राप्त होगा। चलिए
देखिए एक तरफ मैं ले रहा हूं बल इस डायरेक्शन में और एक तरफ हम ले रहे हैं विस्थापन। एक तरफ हम क्या ले रहे हैं? विस्थापन। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब प्रारंभिक स्थिति R1 है, अंतिम स्थिति R2 है और यहां से यहां तक जो बल है वो परिवर्ती बल काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है बल। ठीक है, यहां से इतना बल लग रहा था, प्रारंभ में इतना बल काम कर रहा था और इस स्थिति में इतना बल काम कर रहा है। ओके, इतना बल काम कर रहा है। तब जो वर्क डन है वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बहुत सारी हम इसको ऊर्ध्वाधर पट्टियों के रूप में मानते हुए इसका क्षेत्रफल याद करेंगे। तो बल और विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वही कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कार्य R1 से R2 विस्थापन देने में किया गया कार्य, R1 से R2 विस्थापन देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या आ जाएगा? F अक्स ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल के तुल्य कार्य की वैल्यू हो। या आप लोग समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो विद्यार्थियों यदि आप बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो विस्थापन वाली अक्ष के साथ में घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम ऊर्जा से संबंधित टॉपिक लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।